हेलो। आवाज आ रही है? हाँ। ओके। मेरे तेरे भाई का नेटवर्क शायद नहीं आ रहा होगा। हेलो। आवाज आ रही है प्रॉपरली? कट तो नहीं रही ना आवाज? हाँ, ये आवाज आ रही है। ओके। ठीक है। तो कल क्या है, थोड़ा नेटवर्क का इशू ज़्यादा था, तो इसलिए उतना अच्छे से क्लास हुई नहीं है। आधे लोग क्या है उसके बाद में ज्वाइन नहीं हो पाए। ठीक। तो कल अपन ने बेसिकली जो देखा था, प्राइस का मूवमेंट देखा था कि प्राइस जिगजैग में क्यों मूव करता है, या मूव कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा होता है तो क्यों जाता है ऊपर, और नीचे जा रहा होता है तो क्यों नीचे जाता है। तो जो लोगों ने मिस कर दिया या वापस भी देखना चाहो, तो मैंने क्या है वो वीडियो के लिंक शेयर कर दिए हैं। ठीक है। अगर किसी को नहीं शेयर किए हैं तो मुझे बता देना, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। जो अपन ने रिसेंट जो 3 दिन में क्लास ली है ना, वो उन क्लास की वीडियोस के लिंक मैंने शेयर करे हैं। तो जिसकी मिस हो गई है उनमें से कोई क्लास, तो वो उसको रिपीट देख सकता है। जिसको वापस से देखना है वो भी उसको देख सकता है। ठीक है। तो प्राइस मूवमेंट का कल डिस्कस कर लिया था कि क्यों प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो ये अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कल। और शायद रिलायंस का चार्ट था मुझे लगता है। ओके। आज एक्चुअली वैसे तो मुझे क्या एक पर्टिकुलर बहुत मेन टॉपिक पे बात करनी थी। जैसे लास्ट अपना डेमो का क्लास था तो कल ही मैं बताने वाला था उस चीज़ को, बट वो बता नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क प्रॉपर था नहीं, तो कुछ लोग ऐड नहीं हो पाए थे दोबारा से। तो अभी मैं उस चीज़ को बताता हूँ। बाकी क्या है, ये टेक्निकल्स वगैरह ये चीज़ें तो अपन पढ़ते रहते हैं, बट क्या होता है कि जैसे कुछ लोग रहते हैं ना, उनको ज़्यादा आइडिया तो है नहीं मार्केट के बारे में, बट वो स्टार्ट कर देते हैं जैसे ट्रेड करना। तो उनको पता नहीं होता है मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो वो रिस्क नहीं उनको पता होता है, और वो ट्रेड करना चालू कर देते हैं अपना। कि उनको खाली इतना लगता है, उनको रिस्क का ये नहीं पता होता है कि अपना ऐसा है कि बस मैंने इतना अमाउंट अगर लगाया है, अगर मैंने
इस ऐप में इतने पैसे डाले हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए उनको लगता है कि मैंने 20,000 डाले हैं ऐप में, तो 20,000 डाले हैं तो वही 20,000 ही मेरा रिस्क है, मैक्स टू मैक्स मुझे कितना हो सकता है, जितना मैंने डाला है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा। ये मैक्सिमम उनको लगता है रिस्क। तो इस वजह से वो बिना नॉलेज के भी जा करके मार्केट में पैसा डाल देते हैं। और चलो इक्विटी वगैरह का जो सेगमेंट होता है, अपन स्टॉक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसमें ये चीज़ सही है। दूसरे कुछ और सेगमेंट होते हैं, उनमें भी ये चीज़ सही है। जैसे ऑप्शंस का अगर इंडेक्स में आप करते हो ट्रेड, तो उसमें भी ये चीज़ सही रहती है। ऑप्शंस का आइडिया है सबको? हेलो। हम्म। ऑप्शंस का आइडिया है ना सबको? जिसको नहीं है वो बता दे, तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो बताना, वो एक मतलब एक रिस्क वार्निंग है वो एक तरीके की। तो उसके लिए खाली मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके। तो ऑप्शन क्या होता है कि जैसे ये जो रिलायंस है और ये सब अपन, जैसे ये स्टॉक्स हैं, ये शेयर्स हैं, तो ये अपन करते हैं इन स्टॉक्स के ट्रेड, इनको ट्रेड करते हैं, इनको ट्रेड करते ही हैं अपन। कोई भी स्टॉक होता है या शेयर होता है, उसका मतलब ही यही है कि ये उस कंपनी की हिस्सेदारी है। कोई भी कंपनी, अब रिलायंस है, तो अपन यहाँ पे रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, रिलायंस को नहीं खरीद ले रहे हैं। ये खरीद लिया तो अपन रिलायंस के मालिक नहीं बन गए पूरे, लेकिन ये रिलायंस की हिस्सेदारी खरीद ली हमने एक। तो ऐसे करके उसने बहुत सारी हिस्सेदारी निकाल रखी है, बहुत सारे शेयर्स उन्होंने मार्केट में पब्लिक कर रखे हैं, पब्लिक के लिए रिलीज कर रखी है। शेयर्स रिलीज कर रखे हैं मतलब हिस्सेदारी रिलीज कर रखी है कंपनी में। तो कंपनी की मान लो कोई कुछ हिस्सेदारी है कि 15%, 20% जो कंपनी का शेयर है ओवरऑल, वो उन्होंने दे दिया है पब्लिक को। पब्लिक ने वो परचेस कर लिया है, उसके शेयर्स निकाल दिए, मान लो उसने 25% हिस्सेदारी के, उन्होंने 25 करोड़ शेयर निकाल दिए मान लो। अब वो 25 करोड़ शेयर लोगों ने खरीदे हैं, तो लोगों ने खरीदे हैं और उनका ये प्राइस है एक शेयर का, ऐसे करके। तो ये आपकी हिस्सेदारी हो गई उस कंपनी के 25% के अंदर, उस 25% में से आपने एक शेयर आपने खरीदा है, ये आपकी हिस्सेदारी है। आप इसको ट्रेड करते हो एक तो, ठीक है, कि आपने शेयर खरीदा, अब ये शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो कि ये शेयर मैंने सस्ते में खरीदा और महंगे में जाकर के बेच दिया, 100 रुपए पे खरीदा, 110 पे बेच दिया, ऐसे करके आप शेयर्स को ट्रेड करते हो। उसको बोलते हैं स्टॉक्स की ट्रेडिंग। ठीक है, ये स्टॉक्स भी बोलते हैं, इसको शेयर्स भी बोलते हैं। तो ये स्टॉक हो गया, शेयर्स हो गया। ये अपन करते हैं, इसको इंट्राडे भी बोलते हैं, सॉरी इंट्राडे नहीं, इसको आप बोलते हो, क्या बोलते हैं, कैश सेगमेंट बोलते हो आप। कैश में आप ट्रेड कर रहे हो कि मतलब इतने रुपए का शेयर है तो मैंने इतने रुपए का ही खरीद लिया, और फिर वो उससे ज्यादा बढ़ेगा या उससे कम होगा उस हिसाब से चलेगा, तो इसको कैश सेगमेंट बोलते हैं। अब इसके अलावा और भी सेगमेंट होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो उसमें से एक आता है ऑप्शंस, जो ऑप्शन की बात हो रही है अपनी, तो उसमें से आता है। तो ये आपके सेगमेंट्स हो गए। 1 मिनट है ना, 1 मिनट टाइम देना मुझे। और तो ये आपका मार्केट है, और मार्केट के अंदर में
ये अलग अलग सेगमेंट होते हैं, वही आपका मार्केट है, आप इसको शेयर मार्केट बोलते हो, ठीक है, बट ऐसा मार्केट है ये। इसमें और भी अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं। तो एक होता है शेयर मार्केट होता है आपका, जिसको आप बोलते हो, उसमें स्टॉक्स ट्रेड होता है, उसको बोलते हैं शेयर मार्केट। तो आपको सिर्फ जनरली अगर किसी ने सुना होगा तो सिर्फ शेयर मार्केट सुना होगा। तो ये शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, और वहां पे आपके जो ये जैसे शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, रिलायंस का, ऐसे ऐसे कंपनीज के जो शेयर होते हैं, वो कंपनीज के शेयर्स को आप ट्रेड करते हो। कंपनी की हिस्सेदारी जो होती है वो बेच दी जाती है, और वो लोग उसको खरीद और बेच रहे होते हैं। तो वो शेयर वो ट्रेड होता है। तो एक तो हो गया आपका शेयर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं कैश सेगमेंट। तो ये अलग अलग ये हो गया। तो कैश सेगमेंट भी बोलते हैं इसको, शेयर मार्केट भी बोलते हैं, आप इसको शेयर भी बोल सकते हो। कैश और शेयर मार्केट जो आप बोलते हो ना, वो हो गया, इसको स्टॉक्स भी बोल सकते हो, तो वो हो गया। एक मार्केट ही होता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट होता है कमोडिटी। कमोडिटी में क्या होता है कि कमोडिटी के अंदर आपके जो भी एसेट्स वैसे आते हैं ना, आपका ऑयल हो गया जैसे, ठीक है, क्रूड ऑयल होता है ना, पेट्रोल वगैरह ये चीजें, तो वो आपका क्रूड ऑयल करके एक होता है जिससे पेट्रोल वगैरह बनता है, तो वो एक इसके अंदर आता है। और दूसरा क्या चीज, गोल्ड इसके अंदर आता है, सिल्वर, जो भी मेटल्स हैं आपकी, वैल्यूएबल मेटल्स, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी मेटल्स इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद में ऑयल आ गया, और ये सारी मेटल्स इसके अंदर आ गई, ये कमोडिटी हो गया। तो एक कमोडिटी से एक होता है सेगमेंट। उसके बाद में और सेगमेंट आता है, कुछ तो आपको पता भी होंगे शायद, थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया हो, बट ऐसा सबका आइडिया नहीं होगा। तो इसमें एक मार्केट आपका हो गया जिसका आपको शायद आइडिया होगा, एक क्रिप्टो मार्केट हो गया, जिसमें आपके कॉइन्स वगैरह आते हैं। आप बिटकॉइंस को ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन कल एग्जांपल भी दे रहा था मैं उसका। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के कॉइन्स होते हैं क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो करेंसी, वो एक तरीके की करेंसी है। तो उसके कॉइन्स ऐसे मार्केट में आए हैं, ये नया, बहुत ही नया कंसेप्ट है, जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको आए हुए। बिटकॉइन फर्स्ट जब आया था तो 2009 के आसपास में आया था। तो वहीं से ये क्रिप्टो करेंसीज चालू हुई है। तो वो एक क्रिप्टो का सेगमेंट है, तो वहाँ पे आप बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजी कॉइन, ये सब ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, ये सबको आप ट्रेड करते हो। एक सेगमेंट ये हो गया। उसके बाद में एक सेगमेंट आता है फोरेक्स। फोरेक्स मार्केट्स जो होते हैं, फोरेक्स मार्केट के अंदर आपके करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं। इसमें जो भी आपका जैसे इंडियन रुपीज है, INR, US डॉलर है, USD, ऐसे करके आपके जापानीज डॉलर है, सॉरी हाँ, तो ऐसे करके आपके जो भी है USD, और यूरो है आपका, पाउंड का, ब्रिटिश पाउंड का। तो ऐसे करके अलग अलग करेंसी के जो पेयर्स होते हैं वो ट्रेड होते हैं। पेयर्स मतलब कि जैसे US डॉलर के कंपैरिजन में अपना इंडियन रुपी किस भाव पे ट्रेड कर रहा है, मतलब एक डॉलर के अंदर कितना आपके रुपीस, इंडियन रुपीस बन रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो वो ऐसे करके ट्रेड होता रहता है। तो फॉरेक्स मार्केट है, उसमें करेंसी के पेयर्स ट्रेड होते हैं। एक करेंसी दूसरे के करेंसी के उसमें कितना आएगी, मतलब एक डॉलर में कितने रुपीस आएंगे, या एक US डॉलर में कितने कैनेडियन डॉलर आएंगे, तो वो हो गया USD कैड का पेयर हो गया, ऐसे करके। और ऐसे ही करके जापानीज येन कितने आएंगे एक डॉलर में, US डॉलर में, तो USD JPY हो गया करेंसी पेयर, ऐसे करके करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं। तो वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा जो मार्केट है ना, वो यही फॉरेक्स मार्केट ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट।
इसके सामने बाकी सारे मार्केट्स बच्चे के जैसे हैं बिल्कुल। सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है, तो एक फॉरेक्स मार्केट हो गया। उसके बाद में एक सेगमेंट आता है, ये आपका हो गया। एक ही मैं बता देता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दो होते हैं वैसे अलग अलग, लेकिन अपन क्या है, इसको एक के साथ ही कंसीडर करते हैं। इसको एक्चुअली अपन एक और नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन होते हैं, बाकी इसको बोला जाता है डेरिवेटिव्स। ये है डेरिवेटिव्स। इसको भी थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो जो मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा था, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वो डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर आते हैं वो। इसको ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं, ये सब आप ऑलरेडी इजीली समझ जाओगे एक बार तो। ये तो एक ऐसा होता है ना कि जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, एक क्लास में जब आप पढ़ने जाते हो स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप स्टार्टिंग के दिन यही सोचोगे कि यार ये 5 सब्जेक्ट के नाम भी कैसे याद रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, आपको नाम भी नहीं याद होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं जब एक साथ में, लेकिन उसके बाद में आप उनके अंदर में बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो। सब्जेक्ट के अंदर में चैप्टर्स होते हैं, तो अपने आप ही याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा। तो डेरिवेटिव सेगमेंट जो होता है, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर आपके होते हैं ये दो, एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। आ रही है। हाँ, तो ठीक है, ये आपके मार्केट जो है, अब ये मार्केट में ये वैरायटी है इतने, एटलीस्ट इसके अलावा भी और बहुत सारे मार्केट्स होते हैं, ये रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, लीगल मार्केट्स हैं, अब इसमें भी और चीजें भी होती हैं, इरेगुलेटेड इलीगल मार्केट्स भी होते हैं, पर वो सब चीज में अपने को जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बहुत फेमस होता है डब्बा मार्केट करके बोलते हैं उसको, यहाँ पे अपने बहुत ज्यादा चलता है, खास करके इधर गुजरात में। तो इरेगुलेटेड मार्केट होता है, वो भी अच्छा खासा है, बट वो इरेगुलेटेड है तो इलीगल है। तो मेनली मार्केट ही होता है। अब जनरली आपने मार्केट का नाम सुना होगा, तो आपने क्या सुना होगा, ये वाली टर्म के साथ सुना होगा, शेयर सुना होगा। मोस्ट लोगों को बस यही पता होता है, यही सुना होता है हम लोगों ने कि शेयर मार्केट होता है, उनको पता ही नहीं होता कि, और उन सब में सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट होता है ये फॉरेक्स मार्केट, जिसमें करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं। पेयर होता है वो एक दूसरे के रिलेटिव कितना परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से ट्रेड होता है। जैसे अपन हमेशा बोलते रहते हैं ना कि जो अपना इंडियन रुपी को हमेशा हम लोग कंपेयर करते रहते हैं यूएस डॉलर से, कि मतलब डॉलर की अपना जो रुपी है अब $1 के मुकाबले 82 हो गया है, या 81 हो गया है, या 83 हो गया है। तो डॉलर के कंपैरिजन में हम लोग बात करते हैं कि वो गिर गया है डॉलर के कंपैरिजन में, या फिर उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो वही वहां पे ऐसे ही करके करेंसी का चार्ट चलता है वहां पे, कि आपका डॉलर के कंपैरिजन में आपका आपका जो एक जो करेंसी है पर्टिकुलर, जैसे इंडियन रुपी है, तो डॉलर के कंपैरिजन में वो बढ़ रहा है घट रहा है ऐसे करके वो होता है, तो उसको भी ट्रेड किया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारी अलग अलग करेंसी पेयर्स जो है वो ट्रेड होते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है।
अपन लोग जनरली जो सुनते हैं वो होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज के शेयर होते हैं, कंपनीज के जो शेयर होते हैं उन शेयर्स को ट्रेड किया जाता है। जैसे कि ये रिलायंस है, अगर हम रिलायंस को ट्रेड कर रहे हैं नॉर्मली आकर के कैश सेगमेंट में, मतलब रिलायंस का एक शेयर खरीद रहे हैं या 100 शेयर खरीद रहे हैं जो भी है, या बेच रहे हैं, तो वो हो गया इसका, उसको बोलते हैं कैश सेगमेंट। तो हम कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा ये ऐसे होते हैं कमोडिटी। कमोडिटी सेगमेंट में क्या होगा, ये अलग अलग सेगमेंट है इसके, ठीक है, अलग अलग मार्केट्स है। तो मार्केट में अब कमोडिटी का जो सेगमेंट है, तो कमोडिटी का जो मार्केट होगा उसमें क्या क्या ट्रेड होगा, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसी जो आपकी मेटल्स हैं, वैल्यूएबल मेटल्स जो भी हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और गोल्ड और सिल्वर हो गया, ये जो ऐसी मेटल्स होती हैं वैल्यूएबल, प्लेटिनम हो गया, तो वो ट्रेड होती हैं। क्रूड ऑयल बहुत एक वैल्यूएबल वो है एसेट, तो वो ट्रेड होता है। ऐसे करके ये चीज आ जाती है आपकी कमोडिटी में, मेनली यही चीज आती है कमोडिटी के अंदर। उसके बाद में होता है क्रिप्टो मार्केट, उसमें आपके कॉइन्स आते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, है ना, डॉज कॉइन हो गया, आपका शिबा इनू कॉइन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो वो ट्रेड होता है इसमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर। दूसरा फॉरेक्स मार्केट बता ही दिया मैंने आपको, इसके अंदर करेंसी पेयर ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसका क्या होता है कि अभी डेरिवेटिव्स में ये सारी चीजें ट्रेड होती हैं, सारी की सारी चीजें। डेरिवेटिव क्या होता है, इन्हीं का डेरिवेटिव होता है, मतलब इन्हीं के चार्ट से, इनमें जो भी चीज होगी उसी के चार्ट से यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स हैं, ये फ्यूचर और ऑप्शन है, तो ये इनके चार्ट बनते हैं फिर। फ्यूचर्स के चार्ट बनेंगे, ऑप्शंस के चार्ट बनेंगे इनके हिसाब से। लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस रहता है, एग्जैक्ट सेम नहीं चलेगा लेकिन सिमिलर चलता है, उसी के बेसिस पे चलता है कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, तो ये यहाँ पे कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा, वो इस पे ही डिपेंड करता है, इनमें से जिसका भी डेरिवेटिव अपन ट्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे रिलायंस है, शेयर है, तो इस शेयर का अगर हम रिलायंस का यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव ट्रेड करें, मान लो ऑप्शन, तो उसका जो ऑप्शन अपन जब ट्रेड करेंगे, तो उसका यहाँ पे रिलायंस का चार्ट पे जैसे ऊपर नीचे होगा उसका प्राइस, उसके करस्पॉन्डिंग में इसका प्राइस ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होगा कि ये 5 रुपए ऊपर गया है रिलायंस का चार्ट तो ये भी 5 रुपए ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिमिलर जाएगा, सिमिलर काम होगा, लेकिन सेम नहीं होगा। उसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो जो भी डिफरेंस होता है वो सारी चीजें अपनी आती हैं ऑप्शंस को जब अपन इन डिटेल समझते हैं, इन डिटेल्स की स्टडी करेंगे कि कैसे होता है ऑप्शंस में ट्रेड, कैसे फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, और क्या पैरामीटर रहते हैं जिसकी वजह से मतलब इसका प्राइस कैसे डिराइव होता है, वो भी अपन आगे जा करके सीखते हैं डिटेल में। भाई ये 5 रुपए बढ़ेगा तो एक अगर कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो उसका प्राइस कितना बढ़ेगा, ये 10 रुपए कम होगा तो वो कितना कम होगा, ऐसे करके होता है। तो वो सारी चीजें उसमें आती हैं। अब मैं पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था, ये एक चीज मैंने बता दी है इसलिए ताकि ऑप्शन के बारे में अगर कुछ बता रहा हूँ तो वो बताने से पहले एटलीस्ट आपको थोड़ा पता हो कि ऑप्शन की बात हो रही है तो क्या बात हो रही है। ऑप्शन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम एक, जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हम करते हैं, वो एक सेगमेंट है उसका, डेरिवेटिव सेगमेंट है मार्केट्स में, और उसके अंदर एक सेगमेंट क्या है, पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स में दो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक फ्यूचर होता है एक ऑप्शन होता है, तो उसमें हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये अब आपको पता चल गया। अब यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो वो मुझे बताए, और अगर समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी बताए। हेलो, रितेश भाई। रितेश भाई, आवाज आ रही है मेरी? क्या नो मतलब? समझ में नहीं आया वो नो, या फिर क्या? कोई डाउट नहीं है। रितेश भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी?
रितेश भाई कहीं बाहर बोल तो रहे थे बाहर हैं, बट ये एक्चुअली पर्टिकुलरली मैंने आपको ही बताना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप वो गलती ऑलरेडी कर रहे थे जिसको मैं बताना चाह रहा था ना यहाँ पे। वैसे तो बहुत लोग करते हैं इस चीज को, जब इंसान बिना नॉलेज के उस चीज के जब करता है, तो बहुत लोग करते हैं ऐसे गलती। बट आपने एक्चुअली वो गलती की हुई थी जब आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। वो आप वही कर रहे थे, आप जो सेगमेंट ट्रेड कर रहे थे वो ऑप्शन सेगमेंट था। ठीक है, वो आपको पता ही है, ऑप्शन ट्रेड कर रहे थे आप। बट वो ऑप्शन में भी आप कर रहे थे कौन सा, ऑप्शन में भी सेगमेंट होते हैं। कि मतलब अब आप ऑप्शन, मैंने बताया आपको कि वो डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव जो सेगमेंट है वो इनमें से किसी का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब इनमें से किसी का डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि या तो आप कैश सेगमेंट का डेरिवेटिव कर रहे हो, मतलब किसी स्टॉक का डेरिवेटिव कर रहे हो, जो भी शेयर या स्टॉक है ना। तो या तो आप स्टॉक का ऑप्शन कर रहे हो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी कमोडिटी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, या किसी क्रिप्टो का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, या डेरिवेटिव्स का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। तो आप किसी इनमें से किसी सेगमेंट का आप उसका ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते हो। हाँ। हाँ, एक चीज मैं इसमें थोड़ा बताना भूल गया, एक और रह जाता है इसमें, वो भी इसमें ऐड कर देता हूँ। ये होता है आपका इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, जैसे निफ्टी 50 है, जैसे अब ये रिलायंस का शेयर है, रिलायंस एक कंपनी है, उसका शेयर है, ऐसे करके अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को उठाएं अपन, और उन सबका कलेक्टिवली जो भी चार्ट जैसा चल रहा है, मतलब उन सबको ऐड कर दें अपन, उन सबके प्राइजेस को ऐड कर दें जो भी चल रहे हैं इस टाइम पे, टॉप 50 कंपनीज के प्राइस, उन सबको ऐड कर देंगे तो जो प्राइस बनेगा, और उस सारी कंपनीज के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं डेली, एनी टाइम, तो वो ऊपर नीचे जो भी होंगे, तो उसके बेसिस पे अब जो चार्ट बनेगा, वो चार्ट बनता है, तो उसको बोलते हैं अपन, ऐसे मिला करके करके जो करते हैं उसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स में आपके ऐसे करके मल्टीपल जो शेयर्स या वो चीजें होती हैं एसेट्स, वो मल्टीपल आते हैं। तो अगर हम जैसे बात करें निफ्टी 50, तो उसमें 50 इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं, उनके शेयर्स का जो है वो कंबाइन जो आपको चार्ट मिलेगा, वो मिलेगा इंडेक्स 50, निफ्टी 50 का। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे निफ्टी 100 होता है, निफ्टी 200 होता, वो होता है 200 होता है, ऐसे करके होता है। तो उसमें उस हिसाब से उतनी कंपनीज का चार्ट वो आ जाता है, डेटा एक साथ इकट्ठा। उसके बाद में जैसे बैंकिंग सेक्टर है आपका, जो बैंक्स वगैरह हैं, तो उसका अगर आप देखोगे तो टॉप 8 बैंक्स जो हैं, उनका अगर मिला करके एक चार्ट बनाए, उनके जो भी प्राइस है उसका, तो उनका कंबाइंड चार्ट जो होता है उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो वो बैंक की निफ्टी हो गई। ऐसे करके और अलग अलग होती है, फिन निफ्टी जो फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं आपके, वो टॉप के उनके शेयर्स होते हैं, तो उनके शेयर्स का भी एक इंडेक्स बना हुआ है। तो वो शेयर्स का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस। तो वो हो गया, ऐसे करके अलग अलग आपके और भी होते हैं, तो वो हो गए। तो इनको आप ट्रेड कर सकते हो। अब इसमें जो बताने वाली इंपॉर्टेंट जो चीज थी, बहुत ही ज्यादा सीरियस नोट पे, कि लोग गलती इस चीज को करते हैं और उनको पता नहीं होता है इसमें रिस्क कितना है इस चीज का, और वो बिना नॉलेज के ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ट्रेड करना आप स्टार्ट करते हो, उनको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट में मान लो अगर 20,000 रुपीज है, तो उनको लगता है कि मेरा 20,000 ही मैक्सिमम रिस्क है। अगर मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज है, तो उससे ज्यादा तो कटने से रहे मेरे अकाउंट। तो उनको ऐसा लगता है, वो इस तरीके से इसको करते हैं। अब ये चीज कुछ चीजों के लिए सही होती है, कुछ सेगमेंट्स के लिए उनको ऐसा लगता है। अब जैसे अगर आप कैश सेगमेंट को ट्रेड कर रहे हो, कुछ स्टॉक उठा करके रिलायंस वगैरह के आपने लिया किसी का भी, वो खरीद करके आपने उसको ट्रेड किया, कैश सेगमेंट आपने खरीद लिया। अभी ये जैसे इसका शेयर का प्राइस अभी जैसे आपको दिख रहा है, कुछ चल रहा होगा, मान लो 2,600 कुछ करके चल रहा है, तो उस भाव के हिसाब से अगर आप खरीद रहे हो,
और फिर उसको बेच रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर रहे हो, उतना प्राइस आप पे कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उस हिसाब से। बट जो अदर सेगमेंट है, अब जैसे ये सब सेगमेंट में ऐसा ही रहे, ठीक है, ये सेगमेंट्स में वही रहा। और अगर आप जैसे इंट्राडे वगैरह कर रहे हो कुछ, उन चीजों में क्या होता है, कुछ लेवरेज भी मिल जाता है। अब लेवरेज जो है ऐसी चीज है मार्केट के अंदर, लेवरेज जो होता है, लेवरेज का मतलब ये है कि आप कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट का, उसको बोलते हैं लेवरेज। अब लेवरेज देते हैं मार्केट्स, तो उसमें क्या होता है, ये जो आपके ब्रोकर्स होते हैं ये आपको लेवरेज देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको शेयर्स अगर ट्रेड करने हैं, ठीक है, अब रिलायंस का आपको शेयर लेकर के ट्रेड करना है। अब मान लो आपके पास में कितने पैसे हैं, आपका कैपिटल है सिर्फ 10,000 रुपये, आपके पास में 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये के अंदर अभी जैसे आप देखो लगभग 2,500 के आसपास का चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो 2,500 के आसपास का अगर चल रहा है रिलायंस का शेयर, तो मैं कितने शेयर्स के साथ में ट्रेड कर सकता हूँ मैक्सिमम? अगर मेरा 10,000 का मेरे पास कैपिटल है, तो सीधी सी बात है कि मैं 4 शेयर्स का साथ में ट्रेड कर सकता हूँ, मैं 4 शेयर्स बाय कर सकता हूँ। तो उसके साथ में मैं ट्रेड करूंगा। अब मेरा अगर शेयर का प्राइस 10 रुपये ऊपर जाता है, जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बाय किया और वो 10 रुपये ऊपर गया, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? 4 शेयर मैंने बाय किए हैं, उसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 मेरी क्वांटिटी है, मेरे पास 4 शेयर्स हैं। और जो एक शेयर का भाव है, उस शेयर का भाव कितना चला गया है? 10 रुपये ऊपर बढ़ गया है जहां से मैंने खरीदा था, तो एक शेयर पे मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट। और 4 शेयर मैंने लिए हैं, तो 4 शेयर पे मुझे 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके हो गया, तो आपको लेवरेज मिल गया। अब सॉरी, आपको लेवरेज नहीं मिला है अभी, नॉर्मल केस सिनेरियो में ये है कि आपने क्या किया, 10,000 के कैपिटल में, जो आपके पास 10,000 रुपये है, उसमें आपने क्या किया कि आप 4 शेयर खरीद पाए। और आपका क्या हुआ, उसमें 10 रुपये अगर प्राइस बढ़ा है मार्केट का, उसका शेयर का, तो आपने उसमें 40 रुपये कमा लिए, क्योंकि आपने 4 क्वांटिटी बाय की। अब क्या होता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, एक ही दिन में अगर बाय करके आप एक ही दिन में फिर बाद में सेल करके अपना ट्रांजेक्शन खत्म कर दे रहे हो, एंड कर दे रहे हो, तो आपको क्या होता है कि जो ये ब्रोकर्स होते हैं, जो इन जिनके पास में आप अकाउंट ओपन करके और ट्रेड करते हो, तो वो आपको लेवरेज देते हैं। लेवरेज देते हैं, जैसे 5x का लेवरेज देते हैं। तो 5x का लेवरेज का मतलब ये हो गया कि अब आप वही सेम अमाउंट के अंदर 5 गुना ज्यादा क्वांटिटी परचेस कर सकते हो। जैसे अभी आपने 10,000 में 2,500 रुपए के प्राइस का जो शेयर है, उसकी 4 क्वांटिटी, आप 4 शेयर्स बाय कर पा रहे थे, वो आपको 5x का लेवरेज देते हैं। तो 5x का लेवरेज हो गया, मतलब उसका 5 गुना क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। तो आपके 4 ही शेयर आ रहे थे 2,500 की प्राइस के 10,000 में, लेकिन अभी कितने आ जाएंगे, उसका 5 गुना आ जाएंगे। मतलब 4 पंजे 20 शेयर आप बाय कर सकते हो। अब आप 20 शेयर बाय कर पा रहे हो, वही 10,000 के कैपिटल में। तो 10,000 के कैपिटल में जब आप 20 शेयर बाय कर पा रहे हो, तो आपका अभी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर 10 वापस से ऊपर जाता है वो, तो अब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो और 5x का लेवरेज आपको मिल रहा है। तो वही 10,000 का ही आपका कैपिटल है, और आपने उसी कैपिटल से क्या किया, अब आप कितने शेयर्स खरीद पा रहे हो? आप 20 शेयर खरीद पा रहे हो, और 20 शेयर आपने खरीदे, तो अब एक अगर वो शेयर जो है वो 10 रुपए के प्राइस पे ऊपर गया है, तो कितना आपका उसमें प्रॉफिट होगा? अब आपके पास 20 शेयर है, तो 20 ढाई 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करके लेवरेज मिलता है अलग अलग चीजों में। तो ये हो गया लेवरेज का। अब बात करते हैं अपन ऑप्शन की। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं थोड़ी पहले, ताकि आपको थोड़ा बहुत इस चीज का आइडिया रहे कि अब लेवरेज का आइडिया है, तो अब ये सबसे ज्यादा जो लेवरेज मिलता है ना आपको, सबसे ज्यादा लेवरेज यहीं पे मिलता है आपको, ये जो ऑप्शंस का सेगमेंट है ना, इसमें इसमें आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, बहुत कम कैपिटल के साथ में। तो वो चीज है। तो इस वजह से होता है, कई बार लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसमें ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि काफी सस्ते प्राइस के साथ में ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर पाते हैं। बट उसमें उस हिसाब से रिस्क भी होता है कि अगर आपका 10 रुपये ऊपर जाने पे, क्योंकि आप 200 क्वांटिटी उठा पा रहे हो 10,000 रुपए के अंदर ही, तो आपका अगर 200 रुपए का प्रॉफिट, वो सॉरी 20 क्वांटिटी उठा पा रहे हो, तो आपका 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अगर वो 10 रुपए नीचे जाएगा अगर शेयर का प्राइस, तो आपको 200 रुपए का लॉस भी हो जाएगा। तो ऐसे करके, तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है ऑप्शंस में भी। आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा इसमें उठा सकते हो, और भी ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा लेवरेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है?
ऐसा तो नहीं हैवी हो रहा हो बहुत ज्यादा, मतलब चीजें बता दी हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा। मनीषा।